नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। आपको लग रहा होगा कि अभी तो लोकसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है, फिर अभी लोकसभा चुनाव पर चर्चा क्यों? दरअसल चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। भाजपा को चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा होने का इंतजार नहीं रहता है। तो केंद्र सरकार में बने हुए केंद्र सरकार को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और चर्चा इसलिए भी क्योंकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगी हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी लाइन लगभग क्लियर कर दी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और नया नवेला विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया कहा जाता है, दोनों ही चुनावी मूड में हैं। बीजेपी के सामने इस बार लगातार तीसरी बार सत्ता की लड़ाई जीतने की चुनौती है, और इसके लिए पार्टी की रणनीति लगभग साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 सूत्रीय रणनीति के चलते चुनावी तैयारी में लगी हुई है। हम आपको बताते हैं कि क्या है भारतीय जनता पार्टी की 10 सूत्रीय रणनीति। भाजपा का सबसे पहला कदम है हिंदुत्व का। हिंदुत्व की सियासत को बीजेपी ने देश में इस कदर स्थापित कर दिया है कि अब सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों में भी बीजेपी से बड़ी लकीर खींचने की होड़ लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में सबसे प्रमुख रहने वाला है। राम मंदिर आंदोलन से हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी ने जब हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया तो साफ कर दिया कि चुनाव से पहले वो हिंदुत्व की अपनी राजनीति को और धार देना शुरू कर चुकी है। दूसरा मुद्दा है अयोध्या, मथुरा, काशी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सदियों से चले आ रहे इस विवाद को हिंदुओं के पक्ष में सुलझाने और मंदिर निर्माण कराने का पूरा क्रेडिट लिया है। चुनाव से ठीक पहले इस मंदिर के बनकर तैयार होने से पार्टी अपना दशकों पुराना वादा पूरा कर देगी। काशी में बाबा विश्वनाथ का विशाल कॉरिडोर पहले ही देश और दुनिया को लुभा रहा है। मथुरा में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य हो चुके और अभी भी जारी हैं। इसी के साथ मथुरा में जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में भी कार्यवाही आगे बढ़ी है, जिसे हिंदू पक्ष इसको लेकर के उत्साहित है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव इस उत्साह को भुनाने का मौका है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के जटिल जातीय सामाजिक समीकरण साधकर भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही तो इसके पीछे राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे का अहम रोल रहा है। बीजेपी की कोशिश इस बार में जटिल जातीय गणित की काट हिंदुत्व के मुद्दे से करने की होगी। और तीसरा पहलू है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद को लेकर आक्रामक रही भारतीय जनता पार्टी ने इसे और धार देने के लिए हर घर तिरंगा, तिरंगा रैली, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान शुरू कर दिए हैं। सरकार पहले से ही देश के आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृतकाल मना रही है। 14 अगस्त को देश विभाजन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2019 की जीत में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर गया। कश्मीर से 370 हटाकर बीजेपी ने राष्ट्रवाद की नींव पर अपनी लोकप्रियता की इमारत और बुलंद कर दी है। यह वो वायदा है जिसे पार्टी जनसंघ के जमाने से करती आ रही है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस
की नीति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से सीना ठोक कर कह सके हैं कि अब सीरियल धमाकों जैसी खबरें बीते दिनों की बात हो गई हैं। और सबसे अहम मुद्दा, इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि मोदी सरकार फैसले लेने वाली सरकार है। यह भाजपा का 5वां चरण है। भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी सरकारों का जिक्र कर एनडीए सरकार को मजबूत बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने, नोटबंदी, जीएसटी को लेकर पुलवामा के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक तक सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र कर मोदी सरकार की इमेज फैसले लेने वाली सरकार के रूप में सेट करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच पहले 56 इंच के सीने को लेकर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी की रणनीति 2024 के चुनाव में मजबूत सरकार के अपने नारे को वोटों में कैश करने की होगी। भाजपा का अगला सोपान है प्रशासनिक मॉडल। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। बीजेपी के इस मॉडल के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का बुलडोजर मॉडल भी जुड़ गया है। सख्त प्रशासन की मिसाल के रूप में बीजेपी की रणनीति योगी के बुलडोजर मॉडल को आगे करके जनता के बीच पहुंचने और इसे वोट के रूप में कैश करने की होगी। जिस तरह से योगी का बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने अपनाया है, उसे देखते हुए अब यह बीजेपी का मॉडल बन गया है। और अब बारी आती है अर्थव्यवस्था की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर वार किए। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार के समय अर्थव्यवस्था के दुनिया में 11वें नंबर पर रहने की याद दिलाई और 5वें नंबर पर होने की बात कही। उन्होंने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर आने का वादा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान से साफ हो गया कि विकास की बात करती रही भाजपा अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य वे मतदाता हैं जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। भाजपा का फोकस सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों के बीच जाने का मंत्र दे रहे हैं। अमित शाह ने इंदौर के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ मिला है, वे हमारी योजनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं और प्रामाणिक ताकत हैं। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को भी श्रेय दिया गया, जिनमें फ्री राशन योजना प्रमुख रही है। बीजेपी ने जाति वर्ग से ऊपर उठकर लाभार्थियों का एक नया वोटर वर्ग तैयार किया है, जिसमें सबसे बड़ा रोल फ्री राशन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं का है। उज्ज्वला और जनधन योजना जो रही है कि जनधन खाते के साथ ही डीबीटी के लाभार्थियों की भी बड़ी तादाद है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में भी अपने पुराने प्रेसिडेंशियल स्टाइल वाले फार्मूले पर बदलती नजर आ रही है और उसी पर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के पर्व पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि अगले साल फिर आऊंगा। पीएम ने यह कहकर एक तरह से साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में भी वे ही बीजेपी और एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे। यह एक तरह से उन लोगों को जवाब था जो उनकी उम्र को देखते हुए बीजेपी के 75 साल वाला नियम याद दिला रहे थे। बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे पर हर राज्य में वोट मिलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की ही बात करें तो बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे और सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को वोट करने वालों में से करीब 18% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी को वोट दिया था। नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। लेकिन यदि लोकप्रियता की बात हो या प्रशासनिक अनुभव की बात करो, राजनीतिक फैसले की बात हो, तो पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी बहुत पीछे नजर आते हैं। यही वजह है
कि बीजेपी की रणनीति विपक्ष को प्रेसिडेंशियल स्टाइल वाले अखाड़े में लाने की है, जिससे ये जो चुनाव है मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए। और अब बात करते हैं भाजपा के तरकश के 9वें तीर की। बीजेपी के खिलाफ जहां विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है, वहीं इस दांव की काट के लिए बीजेपी भी गठबंधन की राह पर बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जातीय गणित हो या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गठबंधन तोड़ने से हुए नुकसान, या दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में सियासी जमीन की तलाश, बीजेपी गठबंधन के सहारे समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जातीय गणित साधने के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं बिहार में जेडीयू के जाने से नुकसान की भरपाई के लिए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से गठबंधन किया है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी 2014 के चुनाव के फार्मूले पर आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जाने से जो नुकसान हुआ, बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ और जन स्वराज पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी जैसे दलों के साथ गठबंधन कर उसकी भरपाई के प्रयास कर रही है। ठाणे, यदि बात करें कि ठाणे रीजन में शिंदे की अच्छी पैठ मानी जाती है, तो वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र पर अजित पवार की भी अच्छी पैठ है। कुछ ऐसी ही रणनीति दक्षिण के राज्यों को लेकर भी है। तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन है। वहीं केरल में सियासी जमीन की तलाश में जुटी पार्टी ने वीडीजीएस केरल और केरल कांग्रेस थॉमस वाली के साथ गठबंधन किया है। और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त अस्त्र की, और वह है बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट में माहिर बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान शुरू किया है। बीजेपी का फोकस चुनाव की सबसे छोटी इकाई बूथ जीतने पर है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव मंच पर बैठे नेता नहीं, कांग्रेस के जैसे लोग बैठे रहते हैं वैसे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान में जाते हैं और कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। इंदौर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह ने कहा था कि बूथ के कार्यकर्ता को मतदान संपन्न होने तक बूथ पर ही सक्रिय रहना चाहिए। मतदाताओं को बूथ तक लाने और पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की जिम्मेदारी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की ही होती है। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर में बांटा है। इसके लिए बीजेपी ने नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। पार्टी को यह पता है कि बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनके परिश्रम के यह लक्ष्य पाना आसान नहीं है। इसलिए पार्टी चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में जुट गई है। संगठन की सबसे निचली इकाई माने जाने वाले बूथ पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश के 1,72,000 से अधिक बूथों के लिए बीजेपी ने अपना सीक्रेट प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए 2024 में तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में सबसे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष और फिर जिला अध्यक्ष, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष आते हैं। यानी बूथ अध्यक्ष पार्टी की सबसे निचली इकाई है, लेकिन पार्टी में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी का यह फार्मूला रहा है कि अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसी फार्मूले के सहारे पार्टी ने 2014 से लेकर 2022 तक लगातार सत्ता हासिल की। लेकिन कई बार यह कहा जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब इसी नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी ने अपना यह सीक्रेट अभियान शुरू किया है। इसे नाम दिया गया है बूथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रम। इसके जरिए बड़े पदाधिकारियों को हर दिन 2-2 बूथ अध्यक्षों से बात करनी होती है।
बड़े पदाधिकारियों को, बूथ अध्यक्षों को हर दिन सुबह फोन किया जाता है। ये पदाधिकारी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, संगठन मंत्री हो, प्रदेश महामंत्री हो या प्रदेश उपाध्यक्ष हो या जिला उपाध्यक्ष या जिला अध्यक्ष ही हो, सभी को बात करनी होती है। फोन पर उनका हाल चाल लिया जाता है, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, उन्हें कोई समस्या या परेशानी तो नहीं है, इस विषय में उनसे बात की जाती है, उनका फीडबैक भी लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब पार्टी का बड़ा पदाधिकारी किसी बूथ अध्यक्ष से डायरेक्ट कनेक्ट करता है तो कहीं अगर कोई नाराजगी पार्टी को लेकर होती है तो वह भी दूर हो जाती है। बूथ अध्यक्ष दोगुने उत्साह के साथ पार्टी के काम में जुट जाता है। इसके अलावा उसका महत्वपूर्ण फीडबैक भी 2024 के लिहाज से पार्टी के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इस बात का भी पता चल जाता है पदाधिकारियों को कि बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पर सक्रिय है भी या नहीं, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं बूथ का सत्यापन भी इसके जरिए हो जाता है। किसी पदाधिकारी को किस बूथ अध्यक्ष से बात करनी है यह वह खुद तय नहीं करते हैं, इसके लिए बाकायदा पार्टी ने एक पूरी व्यवस्था तैयार की है। जिन 2 बूथ अध्यक्षों से हर दिन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बात करनी होती है, उनके फोन नंबर राष्ट्रीय टीम हर दिन सुबह एसएमएस के जरिए पदाधिकारी को भेजती है। फिर पार्टी के वह पदाधिकारी उन बूथ अध्यक्षों को फोन करके उनका हालचाल जानते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं। इस बूथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के महामंत्री, संगठन महामंत्री, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो 7 प्रदेश महामंत्री हैं, 18 उपाध्यक्ष हैं, 16 प्रदेश मंत्री हैं, 6 जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और 98 जिला और महानगर अध्यक्ष हैं, 7 मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा 8 राष्ट्रीय पदाधिकारी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इन सभी को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में अगर बूथ की बात करें तो उसकी संख्या 1,72,000 से ज्यादा है। बीजेपी ने हर एक बूथ पर अपना बूथ अध्यक्ष तैनात किया है। हालांकि पार्टी तो अब पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रही है। हर दिन 2 बूथ अध्यक्षों से अभी पार्टी के तकरीबन 200 पदाधिकारी लगातार संवाद कर रहे हैं, यानी हर दिन 600 बूथ अध्यक्षों से उनका फीडबैक और हालचाल पार्टी ले रही है। आपको बता दें कि चुनावी अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ता है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव के लिए अपनी लाइन एक तरह से साफ कर दी है और इस लाइन के तहत राष्ट्रवाद की पिच, जैसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं, तो उसमें राष्ट्रवाद की पिच, हिंदुत्व की लाइन और पीएम मोदी के चेहरे को लेकर ही बीजेपी 2024 के चुनावी रण में उतरेगी। यह तो साफ हो गया है। अब भाजपा की इस रणनीति और राजनीतिक दांव को कांग्रेस किस तरह विफल कर पाती है और कांग्रेस किस रणनीति पर चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।